वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ द बैक्टीरिया के टिश्यू कल्चर का। और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें हमारी लेफ्ट रह गई थी, तो आज की क्लास में हम लोग उसे कवर करेंगे। और साथ साथ से फिनिश करने के बाद हम लोग आज प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कल की क्लास हम लोगों ने जहाँ पे फिनिश किया था, आज वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ बचा हुआ है आपके बैक्टीरिया वाले कल्चर्स में से, बैक्टीरियल टिश्यू कल्चर में से, तो उसको देख लेते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को जहाँ पे छोड़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ द माइक्रो बैक्टीरिया के ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ काइनेटिक्स है वो क्या है, और कौन-कौन से फेजेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया गया था। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ये जो एन की वैल्यू होती है वो बताती है दैट इज पॉपुलेशंस मीन जनरेशंस टाइम को, या जनरेशंस नंबर को, टाइम को नहीं, जनरेशन नंबर को। और इस एन की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी होती है, एन टी की वैल्यू और एन नॉट की वैल्यू। तो एन टी की वैल्यू जो होती है वो पॉपुलेशंस होता है बैक्टीरिया का आफ्टर द सम इंटरवल टाइम, और एन नॉट की जो वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू होती है जिस टाइम पे आपने कल्चर में बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया हुआ होता है। तो इसको आप फाइनल मानते हैं, इसको आप इनिशियल मानते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइड बाई log 2। तो log 2 की वैल्यू को जब यहाँ पे रखा गया तो उसकी वैल्यू आई 0.301। तो आपका जो भी टाइम इंटरवल के बाद आपका पॉपुलेशन होगा उसको माइनस करेंगे इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, और डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से, तो आपको एन की वैल्यू क्या होती है, निकल जाती है। तो जनरेशन नंबर का मतलब बताता है कि आपका किसी एक गिवन पर्टिकुलर टाइम स्पेस में, मीन्स टाइम में बैक्टीरिया ने कितनी बार अपनी पॉपुलेशन को क्या किया, इंक्रीज किया, या कितना साइकिल उसने चलाया, उसी को आप जनरेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है। मतलब जब आपने फ्लास्क में अपने बैक्टीरिया को क्या किया था, इनोकुलेट किया था और उसको ग्रो करने के लिए अलाउ किया, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होगा उसी को आप एन नॉट की वैल्यू से जानते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे इस फ्लास्क में मीडिया भरा हुआ है और आपने कल्चर बैक्टीरिया का क्या किया, इनोकुलेट किया, और उस टाइम पे उस कल्चर का जो सेल्स था नंबर, आप मान लीजिए क्या है 10⁻³ था, राइट। मीन्स आपने 1000 सेल्स लेकर के आपने क्या किया था, इसको इनोकुलेट किया था। तो वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज द एन नॉट। तो एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज द 1000 सेल्स। और मान लीजिए कि आपने इसको इनोकुलेट करने के बाद छोड़ दिया, और 1 घंटे के बाद अगर आपने सपोज 1 आवर मीन्स 60 मिनट के बाद आपने इसमें से क्या किया, पॉपुलेशन मीन्स कल्चर को निकाला, और उस टाइम पे सेल को आपने जब काउंट किया तो वहाँ पे जो वैल्यू आई उसको आप बोलेंगे दैट इज द एन टी। मीन्स आफ्टर टी टाइम के बाद मान लीजिए जो संख्या आया वो कितना आया, 10⁻6 आ गया, मीन्स इतनी वैल्यू आ गई। तो ये वाली वैल्यू आपको क्या कहलाएगी, एन टी की वैल्यू कहलाती है। तो कितने टाइम में ये संख्या आपका बना, उसी को निकालने के लिए, या इस उस फिक्स इंटरवल टाइम में ये बैक्टीरिया आपका कितना जो है साइकिल्स चलाया है, उसी को निकालने के लिए दैट इज जनरेशन नंबर को हम निकालते हैं। तो जनरेशन नंबर ये बताता है कि कोई भी बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो एक गिवन टाइम में कितना बार अपना मल्टीप्लाई करके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया हुआ है, तो उसको आप जनरेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो जनरेशन नंबर का मीन क्या हो जाता है कि एक गिवन टाइम स्पेयर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितनी बार अपना मल्टीप्लाई करके अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज किया हुआ है, उसी को आप जनरेशन नंबर के नाम से जानते हैं। जनरेशन टाइम का क्या मतलब होता है, इसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, टी बाई एन एस का फॉर्मूला हो जाता है। इसका मतलब होता है कि एक बैक्टीरियल सेल्स को एक सेल्स से 2 सेल्स बनाने में जितना टाइम का रिक्वायरमेंट होगा उसको आप बोलते हैं जनरेशन टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड टू डुप्लीकेट इट्स पॉपुलेशन नंबर, या इट्स नंबर इज नोन एज द जनरेशन टाइम। और इसको आप यूनिट जो होती है आवर्स पर जनरेशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जितना भी आपका समय लगेगा उतने समय में एक जनरेशन, मीन्स एक जनरेशन को करने में, मीन्स एक साइकिल से दूसरे साइकिल्स, मीन्स एक सेल्स से 2 सेल्स को बनाने में जो टाइम आपका लगेगा वही आपका जनरेशन टाइम कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका ग्रोथ रेट, जिसको आप एन बाई टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका जो यूनिट होती है जनरेशन पर आर हो जाता है। कि 1 घंटे में, मतलब फिक्स टाइम दे दिया गया यहाँ पे था कि एक जनरेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपका कि एक घंटे में कितने नंबर ऑफ जनरेशन से चलेगा, इसको आप ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था कि मैथमेटिक जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स के नाम से इसे आप जानते हैं। उसमें 4 फेज आपको दिखाए गए थे, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। ये चारों फेज के बारे में आपको बता दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट। आपने जिस बैक्टीरिया को ग्रो कराया और उस बैक्टीरिया से निकलने वाले आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको आप क्या करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया क्या के प्रोडक्ट होंगे, हो सकता है कि बैक्टीरिया के सेल्स के क्या हो, बाहर हो, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, और इनका नेचर इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर ही बनने वाले हों। मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं।
फॉर एग्जांपल, और फाइटो हार्मोन जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। तो ऐसे मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ तो आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, दूसरा क्या होता है आपका इंट्रासेलुलर के नेचर का भी होता है। तो उनको कैसे आप सेपरेट आउट करेंगे या कैसे आप उनको आइसोलेट करेंगे, उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-कौन से मेथड को आप यूज़ करके उनके द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कल्चर को ग्रो कराया हुआ है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शंस करता है, राइट? तो आपने उसको बहुत अच्छे से ग्रो करा कर के उसकी उसकी पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ कराया और वहाँ पे आपका इंसुलिन का प्रोडक्शंस हुआ। तो ये इंसुलिन जो आपका इस मीडिया में बना है, इसको कैसे आप प्यूरीफाई करेंगे, कैसे आप आइसोलेट करेंगे, वही है आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट कि माइक्रोब्स के द्वारा बनने वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कोई एंटीबॉडी हो, चाहे वो कोई प्लांट का हार्मोन्स हो, चाहे वो आपका कोई हार्मोन्स हो, चाहे कोई आपका कोई प्रोटीन हो, कि जो भी आपका जो भी पर्पज़ रहा होगा, उस पर्पज़ के लिए अपने बैक्टीरिया को जो ग्रो कराया हुआ है, उस बैक्टीरिया का जो प्रोडक्ट है उसको आप आइसोलेट कैसे करेंगे, यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे टर्म यूज़ होते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो इनका मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। अपस्ट्रीम एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं आप ये देखिए। आपने बैक्टीरिया को लिया, इसको आइसोलेट किया, इसको मीडिया पे ग्रो कराया और इसको ऑटोक्लेव किया, मीडिया प्रिपेयर किया, प्रॉपर तरीके से सब कुछ करके इसको ग्रो कराने की प्रोसेस जो होती है, इसको आप यहाँ से मतलब बैक्टीरिया को ले करके आपने उसे मीडिया बनाया, उसका ऑटोक्लेव किया, उसको पोरिंग किया, उसको बीएडी इनक्यूबेटर में रखा। ये सारा का सारा जो प्रोसेस कहलाता है आपका अपस्ट्रीम प्रोसेस कहलाता है। वन्स आपका एक बार बैक्टीरिया यहाँ पे ये ग्रो कर गया, इसके बाद अब आप इस कॉलोनी से इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, उनका ग्रोथ करा करके पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ कराना और इंक्रीज़ करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, उस प्रोडक्ट को उस मीडिया से निकाल करना, प्यूरीफाई करना और उसको प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल्स पे बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको आप डाउनस्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज़ की मतलब बैक्टीरियल सेल्स को आपने क्या किया है, कहीं से आइसोलेट किया है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया है, उसको आपने ग्रो कराया है, ग्रो करने के बाद उसकी पॉपुलेशंस को मेंटेन किया हुआ, ये सारा सब कुछ जो प्रोसेस होगा आपका अपस्ट्रीम कहलाता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब हो जाता है कि जो आपका बैक्टीरिया की पॉपुलेशंस ने इंक्रीज़ किया हुआ है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप फ़ीच आउट कर रहे हैं, मतलब उनको आइसोलेट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो कभी-कभी आपसे पूछा जाता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आपके जो बैक्टीरिया से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका नेचर 2 तरीके का हो सकता है। एक्स्ट्रासोलर मीन्स आउटसाइड द सेल्स बनने वाले और इंट्रासोलर मीन्स इनसाइड द सेल्स बनने वाले। तो दोनों के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये हमारा बैक्टीरिया है सपोज़ और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो उसके सेल्स के अंदर में बन रहा है, राइट? तो इस चीज़ को आइसोलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे केमिकल का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिससे कि इस पूरा का पूरा सेल वॉल क्या हो इसका ब्रेकआउट हो जाए, मेम्ब्रेन इसकी क्या हो ब्रेकआउट हो जाए। अब इसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें से हमको इस डिज़ायर प्रोडक्ट को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, तो इसके लिए हम टेक्निक अलग यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल्स है और इसने आपका जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या हो सेल्स से बाहर आ जाता है, तो उस केसेस में हमको इसको सेल्स को ब्रेकआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसके सिर्फ़ इस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को क्या करते हैं, ले लेते हैं और अलग-अलग टेक्निक को लगा करके उसको हम आइसोलेट कर पाते हैं। तो 2 तरीके के आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं। इन प्रोडक्ट का नेचर आपका कैसा हो सकता है, आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है या इंट्रासेलुलर नेचर, दोनों आपके हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर अगर होगा तो वहाँ पे अलग अप्रोच लगाएँगे, इंट्रासेलुलर होगा तो वहाँ पे अलग टेक्निक लगा करके काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक आउटलाइन की क्या-क्या प्रोटोकॉल होते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर को सेपरेट आउट करने के लिए। तो नॉर्मली आपको ये जो प्रोसेस दिखाया गया है पहला फिगर में, ये आपका क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए, कि मतलब जब कोई बैक्टीरिया आपका कोई प्रोडक्ट जो बना रहा है वो उसके सेल्स के बाहर का हो, मतलब सेल्स के अंदर में ना हो, तो उसको आप बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट, राइट? तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है डिज़ायर प्रोडक्ट अगर आप जो बनाना चाह रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो क्या क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे देखिए यहाँ पे। ये फर्मेंटर ब्रॉथ है, मतलब जहाँ पे आपने बैक्टीरिया को ऐसे ग्रो कराया हुआ है और इस ग्रोथ कराने में आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन यहाँ पे भरा हुआ है। उसको पहले आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो सेंट्रीफ्यूज करके क्या करते हैं, प्लेट बना लेते हैं। और प्लेट जो होता है पूरा आपका जब सेंट्रीफ्यूज आप यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके का आपको फेस दिखाई देगा। और ये जो आपका पूरा पेलेट होता है वो क्या होता है, आपका पॉपुलेशंस होती है बैक्टीरिया की, सेल्स के पूरे बैक्टीरिया की पूरी सेल्स होती है, राइट? और जो आपका ब्रॉथ होता है मीन्स सुपरिटेंडेंट जो होता है वो आपका क्या बताता है, वहाँ पे केमिकल्स मीन्स आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लियर ब्रॉथ कर लेंगे मीन्स सुपरिटेंडेंट बना लेते हैं। और इसके बाद फिर से आपका क्या करेंगे, कंसंट्रेशंस करेंगे मेटाबोलाइट्स का बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। तो मतलब आप इसको जो पेलेट वाला फॉर्म होता है इसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, यहाँ से सुपरिटेंडेंट जो होता है उसको आप ले लेते हैं, क्योंकि
कि आपके जो केमिकल्स हैं वो इसी लिक्विड वाले फेज़ में पाए जाते हैं, और इस केमिकल को लेकर के आप उसे अलग-अलग मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। चाहे वो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक लगा लेते हैं, साइज़ के बेसिस पे या फिर आयन के बेसिस पे या फिर बाइंडिंग एफिनिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, वहाँ पे अलग-अलग क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को लगा लेते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद उसे क्रिस्टलाइज़ करते हैं, मतलब आप उसको सॉलिड क्रिस्टल बना लेते हैं। तब जाकर के आपका फाइनली जो मेटाबोलाइट्स या जो प्रोडक्ट होता है वो सेपरेट आउट हो पाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर वाले केसेस में किसी सेल्स को रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको सिंपल क्या करना है कि जो आपकी पॉपुलेशंस है माइक्रोब्स की, उसको क्या करना है, आपको सेटल डाउन कर देना है। सुपरनेटेंड को क्या करना है, ले लेना, क्योंकि आपका जो केमिकल है वो कहाँ पे है, सुपरनेटेंड में है। और उस सुपरनेटेंड को लेकर के आप फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मीन्स आपका उसे फिल्ट्रेशंस करने का काम करते हैं। फ़िल्टर हो जाने के बाद फिर आप उसे क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई होने के बाद उसे क्रिस्टलाइज़ करते हैं, मीन्स सॉलिड बनाते हैं। तब जाकर के आप उसको मेटाबोलाइट के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, ले पाते हैं। तो ये आप अप्रोच यूज़ करते हैं तब जब आपका प्रोडक्ट जो हो कैसा हो, एक्स्ट्रा सेलुलर की कैटेगरी में आता हो। इंट्रासेलुलर होगा तो वहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें बदल जाएँगी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये परमेंटर ब्रॉथ है, मीन्स आपका ये कल्चर है जहाँ पे बैक्टीरिया को आपने फ्लरिश कराया हुआ है, ग्रो कराया हुआ है। उसको क्या करते हैं आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका जो मास होता है और ये क्लियर ब्रॉथ होता है, ये आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो आपका मास होगा उसको क्या करेंगे, सेल लाइसिस। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका क्लियर ब्रॉथ यहाँ पे था, मास आपका यहाँ, मतलब मास को आपने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया है। ये बाहर दिखाने का मतलब हुआ कि ये जो आपका पेलेट बना हुआ था मास के फॉर्म में, उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया था, ब्रॉथ को लेकर के आपने प्रोसेस किया था। जबकि यहाँ पे आप देखिए सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो क्लियर ब्रॉथ होगा उसको आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। आपका काम किसमें है, सेल्स से है। तो सेल्स आपका जो सेल का पूरा मास होगा, मीन्स ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ले लेते हैं और फिर इसको आप क्या करेंगे, लाइसिस कराते हैं अलग अलग केमिकल से ट्रीट करके। जैसे बैक्टीरियल सेल्स वाले तो आप लाइसोजाइम से ट्रीट कराएंगे, तो इस तरीके के केमिकल को ट्रीट करके सेल्स की सेल वॉल को क्या करते हैं, लाइस कर लेते हैं। लाइसिस करने के बाद आप उसे फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका क्या होगा, जो प्लेट बन जाएगा, उसमें से आपको क्या करें, जो आपके सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगे उनका पूरा फॉर्म क्रूड फॉर्म में बन जाता है। अब उन प्रोटीन्स को फिर लेकर के आप प्यूरिफिकेशंस का प्रोसेस कर लेते हैं, अलग अलग टेक्निक लगा करके प्यूरीफाई करेंगे, तब जाकर के फाइनली आपका प्रोटीन जो कंसनट्रेटेड होगा वो निकल पाता है। तो इस तरीके से अलग अलग अप्रोच लगा करके आप बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको पूरी तरीके से प्यूरीफाई कर पाते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं। तो ये आपका पहला वाला जो अप्रोच है उसमें आप देखा एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए आपकी, जबकि नीचे वाला जो है आपका क्या है, दैट इज द इंट्रा सेलुलर के नाम से ये जाना जाता है। कि अगर कोई मटेरियल जो प्रोडक्ट बैक्टीरिया के द्वारा बन रहा है, अगर वो सेल्स के विद इन का हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर, और सेल्स के अगर बाहर का हो तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो इसके लिए अप्रोच अलग अलग हम लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है फिर स्ट्रेन आइसोलेशन के बारे में, कि जिस बैक्टीरिया को आप ग्रो कराना चाहते हैं और जिस बैक्टीरिया से आपका काम है, मीन्स डिज़ायरेबल बैक्टीरिया को जिस आप पॉपुलेशन इंक्रीज करके आप उसके प्रोडक्ट को चाहते हैं, उसको कैसे आप आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट करने का तरीका आपको यहाँ पे बताया जाता है कि नॉर्मली आप जैसे मान लीजिए कोई सॉयल सैंपल है या फिर आपका वाटर सैंपल है, वहाँ से आप क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं। सैंपल को लेकर के, जैसे अगर हम सॉयल सैंपल की बात करें, तो सैंपल को आपने लिया और यहाँ पे लगभग हम क्या करते हैं, 1:10 की रेशियो में वाटर एंड सॉयल का क्या बनते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। तो आपका ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाता है, फिर इसको क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन के प्रोसेस में फॉर्म कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या था, 1 ml लिक्विड मीडिया है और आपका इसमें मतलब जो आपकी मिट्टी थी उसका और आपने वाटर के साथ में क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूशंस बना लिया है। ये आपका कहलाता है दैट इज स्टॉक सॉल्यूशंस। उस स्टॉक सॉल्यूशन से आपने, और ये स्टॉक जो सॉल्यूशंस बनेगा वो कैसा बनेगा, 1:10 की रेशियो में बनेगा। मतलब 1 ग्राम अगर सॉयल होगा तो 10 ml क्या होगा, आपका वाटर होगा। तो 1 ग्राम आपका ये क्या है, सॉयल है, और 10 ग्राम क्या है, आपका ये वाटर है। तो ये सॉल्यूशंस बना करके आप यहाँ से क्या करते हैं, 1 ml ले लेते हैं। तो 1 ml जब आप यहाँ पे लेंगे तो ऑलरेडी आपके ट्यूब ऐसे बने हुए रहते हैं। यहाँ पे आपने कोई जो मीडिया होगा आपका, या NS मीन्स नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। तो NS जो होता है वो आपका बनता कैसे है, 0.85% NaCl से का घोल बनाकर क्या करते हैं, बनाते हैं NS आपका सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन। तो ऑलरेडी पहले से ही हम हर सब में क्या करते हैं, 9 ml आपका ये मीडिया भरे रहते हैं, इस तरीके से रखा हुआ रहता है। तो आपने जो ये कंसंट्रेशन बनाया हुआ था, मतलब 1:10 का जो स्टॉक सॉल्यूशन है आपका, यहाँ से आपको फिर क्या करते हैं, 1 ml लेते हैं और इस 9 ml में आपको ऐड कर देना होता है। तो ये आपका 10 ml हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, 1 ml ले लेंगे, दूसरे वाले में 9 ml में ऐड कर देंगे। फिर ये प्रोसेस क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रिपीट करते रहते हैं ताकि आपका जो पूरा ये सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता चला जाए। और जब हमको ये डाइल्यूशन से बन जाते हैं तो लगभग हम कोशिश करते हैं कि 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁴ के बीच का यहाँ से सैंपल लेकर क्या करते हैं, प्लेट
पर जो आपने प्लेट बनाई हुई है उस प्लेट पे क्या करते हैं, प्लेट को बना करके आप क्या करते हैं, पोर करते हैं और उस पे इस वाले सैंपल से लेकर के यहाँ से लेकर के आप स्टिकिंग या इनोकुलम कर देते हैं। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या होती है, आपके यहाँ पे ग्रो कर जाती है। सो आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, चाहे वो सॉयल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, वहाँ से लेकर के आपको मीडिया पे सूटेबल आपने जो मीडिया बना रखा है, कल मीडिया के बारे में आपको बताया था, उस मीडिया पर आप क्या करते हैं, कॉलोनी को ग्रो कराते हैं और उस डिज़ायर मतलब आपने जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप स्ट्रेन आइसोलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलोनी आपकी बनेगी वो सारे बैक्टीरिया की बन जाती है, तो आपको उसमें से स्पेसिफिक किसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करें जो कि सिर्फ फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करता है, तो यहाँ पे जो कॉलोनी आएगी नॉर्मल कंडीशंस में ये वाली कॉलोनी क्या होगी, सबके लिए कॉमन होती है। तो ये इस वाले कॉलोनी वाले बैक्टीरिया को लेकर के आप एक सेलेक्टिव मीडिया पे क्या करते हैं, इसको ग्रो कराते हैं। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या होगा, सिलेक्शन करेगा स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया को। तो सेलेक्टिव मीडिया जिस तरीके की प्रॉपर्टी आपको लेनी है, जैसे मैंने बताया कि आप फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करने के लिए लेना चाहते हैं या सिट्रोफोर करने के लिए करना चाहते हैं या प्रोटीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो जिस टाइप का आपका बैक्टीरिया को प्रोडक्शन आपको देखना है उस टाइप का आप मीडिया बना करके उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रो कराएंगे। अगर इसके पास वो प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ पे कॉलोनी आपका दिखाई देगा, मीन्स ग्रो करेगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इस जो कॉलोनी थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बैक्टीरिया पाए जा रहे थे, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक काइंड मीन्स फीचर वाले बैक्टीरिया का आप आइसोलेशन क्या करते हैं, कर पाते हैं। इसको आप बोलते हैं दैट इज स्ट्रेन आइसोलेशन। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप किसी भी सॉयल सैंपल से, वाटर सैंपल से कैसे पहले नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, वो जो कॉलोनी आएगी उसका फिर आप बायोकेमिकल ऐसे लगाते हैं, मीन्स बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए। अब जैसे फीचर्स की या जिस टाइप के बैक्टीरिया की आपको ज़रूरत होगी उस टाइप का आप सेलेक्टिव मीडिया क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उस पे उसको ग्रो कराते हैं। अगर वो ग्रो कर दिया इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया के पास वो वाली प्रॉपर्टी होगी, और अगर वो ग्रो नहीं किया इसका मतलब प्रॉपर्टी आपके पास उसके पास नहीं होगी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करने वाले बैक्टीरिया को क्या करना है, आइसोलेशन करना होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक मीडिया होता है दैट इज द NBRIP मीडिया। तो उस NBRIP मीडिया का हम क्या करते हैं, अगार प्लेट बना लेते हैं, NBRIP अगार मीडिया। तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रो करा लिया। अब इस कॉलोनी को लेकर के अगर हम यहाँ पे स्पॉटिंग करते हैं तो इस स्पॉट मीन्स जहाँ पे ये कॉलोनी बन रही है उसके आगे पीछे क्या बनता है, क्लियर जोन बन जाता है। तो ये क्लियर जोन आपको जो बनता है ये दिखा, इसे आप क्लियर हेलो जोन के नाम से जानते हैं। तो ये हेलो जोन जो होता है वो बताता है कि हाँ इस बैक्टीरिया के पास ये प्रॉपर्टी थी कि ये जो मीडिया में इनसॉल्युबल फॉस्फेट था उसे कन्वर्ट किया किसने, फॉस्फेट के सॉल्युबल फॉस्फेट के फॉर्म में। तो जाकर के ये फॉस्फेट का क्या करेगा, सॉल्युबलाइज कर पाएगा। तो यहाँ से हमने स्क्रीन आउट कर लिया कि अच्छा ये जो पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पे थी इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फॉस्फेट को क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेन का क्या करते हैं, आइसोलेशन कर लेते हैं। अब आपने जो स्ट्रेन आइसोलेट कर लिया है उसको आप प्रिजर्व कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशंस के बारे में बड़ा आपको इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो आपके आपके डिज़ायर जो स्ट्रेन आई हुई है तो उन डिज़ायर स्ट्रेन को आप कैसे मेंटेन रखेंगे, इतनी मेहनत से आपने जिसको ग्रो कराया है, आइसोलेट किया हुआ है, उसको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कैसे आप स्ट्रेन को प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्वेशंस के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पहला जो मेथड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट इज द लाइफलाइजेशन का। लाइफलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कूलिंग ड्राई करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप किसी सैंपल को ले करके क्या करते हैं, उसको एकदम कूल कर देते हैं और उसके बाद उसका जो लिक्विड होता है उसको क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं वेपर के फॉर्म में, वैक्यूम कंडीशंस में। सो लाइफलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, इसको फ्रीज ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीज ड्राइंग इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट आफ्टर इट इज़ फ्रोजन एंड प्लेस्ड इन अंदर वैक्यूम। मतलब जो भी कोई आपने सैंपल लिया हुआ था उसको पहले आप क्या करते हैं, एक चिल्ड रहता है वहाँ पे एकदम उस पे डाल देते हैं और पूरी तरीके से पूरा का पूरा पानी क्या होता है, एकदम कंडेंस हो जाता है और उसको फिर क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं एकदम से वैक्यूम कंडीशंस में। तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा सैंपल क्या होता है, लाइफलाइज हो जाता है। सो इस लाइफलाइजेशन प्रोसेस को करके आप किसी भी बैक्टीरिया की स्ट्रेन को या कल्चर को बहुत सालों तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका यूज करके लगभग आप 5 से 10 साल तक बैक्टीरिया को आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मतलब आपको फर्दर उसको रिवाइव करने की या ग्रोथ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइफलाइजेशन आज के डेट में बहुत अच्छी एक प्रोसेस होती है लॉन्ग टर्म तक किसी भी स्ट्रेन को, किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करके रखने के लिए लाइफलाइज करके ही रखा जाता है, या फिर कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना होता है
तो ये लायोफिलाइज़ किए हुए सैंपल जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल स्टॉक होता है। ये ग्लिसरॉल स्टॉक हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, 50:50 का रेशियो होता है। मतलब हमारा 50% क्या होगा, ग्लिसरॉल होता है और 50% क्या होता है, हमारा वो कल्चर का मीडिया होता है जिसमें आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराया हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 1 ml बनाना है तो आप क्या करेंगे, 500 माइक्रोलीटर क्या ले लेते हैं, ग्लिसरॉल ले लेते हैं जी। और यहाँ पे फिर आप क्या लेंगे, 500 माइक्रोलीटर आपका जो बैक्टीरिया होता है जिसको आपने ग्रो कराया हुआ है, वो बैक्टीरिया के कॉलोनी को, मीन्स कल्चर को लेकर के आप क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम ग्लिसरॉल स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल जो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी होती है जहाँ पे कल्चर्स को प्रैक्टिकल करने के लिए स्टॉक बनाया जाता है, स्टॉक बना करके रखते हैं, उसको ग्लिसरॉल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल जो होता है 50% आपका ग्लिसरॉल यूज होता है, और उस ग्लिसरॉल की जो कंसनट्रेशन होती है वो 90% या 95% यूज की जाती है। मतलब जो ग्लिसरॉल होगा उसको 90% बना लिया जाता है, फिर उस 90% का 50 जो परसेंट होगा वो क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, 50% जो होगा आपका मीडिया होगा। उन दोनों को रख करके आप कल्चर को क्या करते हैं, अच्छे से ग्रो करा लेते हैं, मीन्स रख लेते हैं। और इसको इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर माइनस से लेकर -176 से लेकर के -196 तक होता है। इस लिक्विड नाइट्रोजन में भी आप कल्चर को बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं, और इसको स्टोरेज के पर्पज से यूज किया जाता है, राइट। और इसके बाद आपका स्टोरेज ऑन अगार, अगार प्लेट पे स्लांट बना लेते हैं, तब भी आपका बैक्टीरिया क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो ये आप देखिए लाइफ लाइसेंस का प्रोसेस होता है कि आप पहले क्या करते हैं, कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल को फिर यहाँ पे ले करके उसको आप कंडेंसर में डाल देते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होता है, एकदम ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड होगा वो रिमूव हो जाता है, और तब जा करके आपका लाइफलाइज्ड हो जाएगा, और ये बहुत सालों तक आसानी से प्रिजर्व होकर के रह पाता है। ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन में आप किसी भी प्लांट के सैंपल को, किसी बैक्टीरिया के सैंपल को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे ही आपको इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा अगर आपने कभी प्रैक्टिकल में लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया हुआ है तो लिक्विड नाइट्रोजन में भी हम सैंपल को स्टोर करके रख सकते हैं, और ये बहुत दिनों तक क्या करता है, कल्चर्स को प्रिजर्व करने का काम आता है। चूंकि इतनी कम टेम्परेचर होती है, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये आपके क्रायो प्रिजर्वेशन में आते हैं, कूलिंग टेम्परेचर के माइनस में, और इस पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है बैक्टीरिया का, दैट इज़ वाई आसानी से ये लॉन्ग टाइम तक रह पाता है। ये आपका है अगार प्लेट वाला। अगार का आप सॉलिडिफाइड मीडिया बना लेते हैं और उसको स्लांट बना लेते हैं, मतलब इस तरीके से फैला हुआ रहता है, और यहाँ पे पूरी कॉलोनी क्या हुई, आपको ये ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। तो उसको आप अगार स्लांट या स्लांट मेथड आप बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड हैं जिस मेथड से आप स्ट्रेन को, जो आपके सुटेबल या आइडेंटिफाइड किए हुए बैक्टीरिया हैं, उनको आप क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप स्ट्रेन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चर कलेक्शन सेंटर। जो भी आपके, आप मान लीजिए आपने अपने पास तो एक तरीके से अपना डिपॉजिटरी बना ही लिया है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे ये जो कल्चर्स होते हैं जिनका बैंक बनाया जाता है, तो उनको आप कल्चर कलेक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एक बैंक बनाई जाती है बैक्टीरियल कल्चर के आइसोलेशन का, कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे जा करके उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, पैसा दे करके वहाँ से कल्चर्स को ले सकता है। तो उसको आप कल्चर कलेक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। Cultural collection centers are governed by the rules and regulations to protect the intellectual property right of the depositors। मतलब यहाँ पे ये जो कल्चर कलेक्शंस होते हैं, ये जो गवर्न होता है वो आपकी गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी होती है, जैसे डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इसको क्या करती है, गवर्न करती है। वो अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसके बेसिस पे आप उसको वहाँ पे उसके रूल को फॉलो करके वहाँ पे रखा जाता है। और जब कभी भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स को या किसी रिसर्च स्कॉलर्स को या किसी फंडिंग एजेंसी को अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे जाएगा, और उसका जो कॉस्ट होती है उसको पे करता है, और वहाँ से उसको डिज़ायर आपकी स्पीसीज ऑफ जो कल्चर्स होते हैं वो मिल जाते हैं उनको फर्दर रिसर्च पर्पस को करने के लिए, राइट। तो उसके लिए पेटेंट किया जाता है, पेटेंट करा करके तब चीज़ें की जाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो ये जो कल्चर कलेक्शन सेंटर्स हैं वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। तो इंटरनेशनल में क्या क्या है आपका देख लीजिए यहाँ पे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑप्शन में बन करके आते हैं। सो ATCC है, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, US में है, और ये आपका एक इंटरनेशनल कल्चर कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया की स्ट्रेन क्या हुई है, रखी हुई है।
और इसके बाद दूसरा है आपका एनसीआईबी मीन्स नेशनल कलेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, ये यूके में है आपका, यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद है आपका डीएसएम, ड्यूसे सेमुलंग वॉन मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जलकुंटा, ये जर्मनी में है आपका। तो इस तरीके से इसका ये नाम दिया गया है, और आपका जहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको दे दिए जाते हैं कि इनका जो लोकेशंस है वो कौन कौन से जगह पे पाया जाता है। तो आप इनके लोकेशंस को और इनके नाम को अच्छे तरीके से मैच करा करके याद रखिए कि कौन सा आपका इंटरनेशनल जो कलेक्शन सेंटर है वो कौन से स्टेट में या कौन से उसमें पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल कल्चर कलेक्शन सेंटर में, जिसको आप नेशनल सेंटर ऑफ माइक्रोबियल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, एनसीएमआर के नाम से। और ये डीबीटी के द्वारा क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है, फंड की जाती है। और यहाँ पे हमारा क्या है, दो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, एमटीसीसी माइक्रोबियल टाइप कल्चर एंड कलेक्शन एंड जीन बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ में क्या है आपका ये सिचुएटेड है। और दूसरा है आपका नबैम, NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ मीन्स यूपी में ये प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा जगह है ये। और जिस किसी को भी ज़रूरत होती है, ये लोग ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं। अभी तो फिलहाल जो लोग अगर पीएचडी कर रहे हैं और या अभी पीएचडी करना स्टार्ट किए हैं, तो वो लोग जा करके यहाँ पे माइक्रोब्स के रिगार्डिंग में कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो लोग सीख सकते हैं, वो लोग ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं। तो ये आपके दो क्या हैं, नेशनल कलेक्शन सेंटर्स हैं। इनका काम भी ये होता है कि यहाँ पे कल्चर्स जो है रखे हुए होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी। जो भी आपने माइक्रोब्स को कल्चर कराया है, उसके बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपका है यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ होल माइक्रोबियल सेल्स फॉर अ फूड और वैक्सीन्स, राइट। तो पहला तो काम आपका ये हो जाता है इस कल्चर का कि जो भी माइक्रोब्स फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वैक्सीन्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन पूरे बैक्टीरिया को क्या कराना, आपका प्रोडक्शन कराना लार्ज स्केल्स पे, ताकि जो उनकी डिमांड है मार्केट में, मीन्स हम ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए वो डिमांड आपकी पूरी हो पाए, तब जाकर के हमारा जो पर्पज होता है वो फुलफिल हो पाता है। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मास कल्चर प्रोडक्शंस कराते हैं, होल बैक्टीरियल सेल्स को कराते हैं, जिनसे कि हमारा फूड बनता है और वैक्सीन्स बनते हैं। दूसरा है प्रोडक्शंस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जितने भी आपके अल्कोहल हैं, एसिड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। इनका प्रोडक्शंस कराने के लिए हम माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक मीन सेकेंडरी एटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आने वाले एग्जांपल्स हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कितनी है, ये सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर दवाई के चलने वाला नहीं है लाइफ, तो इनका प्रोडक्शंस कराने के लिए भी हम माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, एंजाइम एंड स्टेरॉइड्स मीन्स एंजाइम की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है। आज के ज़माने में एंजाइम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है, बहुत बड़ा एक ये बिजनेस का भी रोज़गार होता है। तो एंजाइम इंडस्ट्री बैठा करके आप माइक्रोबियल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे आप अच्छे से क्या करते हैं, प्रोडक्शन लार्ज स्केल्स पे करा पाते हैं। और एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म मींस माइक्रोबियल लीचिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ट्रीटमेंट, इन सब के लिए भी आप ऐसे सुटेबल बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं, जो कि जाकर के आपके नेचर में डिग्रेडेड करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, हार्मफुल वेस्टेज को और आपके वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, राइट। तो ऐसे माइक्रोब्स का भी आप क्या करते हैं, कल्चर करा करके बहुत लार्ज स्केल्स पे उनको जगह जगह पे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ताकि वो वेस्ट वाटर को आपको ट्रीट कर पाएँ और जो भी आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल चीज़ें उनको क्या कर पाए, डिग्रेड कर सके। तो ऐसे बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, आप ग्रो कराते हैं इस माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी से। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर आपने देख लिया। और सिंथेसिस है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का, जितने भी आपके मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका सिंथेसिस कराने के लिए भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और उसमें उस बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला कंटेन करने वाला आपका माइक्रोस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज स्केल्स पे ग्रो कराते हैं, ताकि वहाँ से हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट हो वो उसका स्केल और उसकी क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, और उसको हम अच्छे से मार्केट में क्या है, जितनी उसकी डिमांड उसको पूरा कर सकें। तो इस पर्पज़ से आप माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज के सिनारियो में
मेडिकल फील्ड से लेकर के एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर के सब जगह पे आपका माइक्रोब्स का बहुत बड़ा क्या है इम्पोर्टेंस है। सो ऐसे माइक्रोब्स को सेलेक्ट करना, उसको प्रिज़र्व करना और उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शंस कराना, जो कि इन सारे पर्पज़ में क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, यही पूरा ओवरऑल गोल होता है आपका माइक्रोबियल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का, कि आप कैसे सूटेबल बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ग्रो कराएँगे, कैसे उसको आइसोलेट करेंगे, कैसे उसको प्रिज़र्व करेंगे, कैसे उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे कराएँगे और किस तरीके से उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं आप ग्रो कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं करनी पड़ती हैं और करके आप लार्ज स्केल्स पे उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं प्रोडक्शंस कराते हैं। यही आपका मेन गोल होता है माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी का। तो होपफुली आपको माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बायोसेफ्टी इश्यूज़ क्या है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है जब हम किसी एक माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं या माइक्रोब्स को क्या करते हैं डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी दी गई है GARS ग्रास, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब हम माइक्रोब्स को डील करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बैक्टीरिया को ही सेलेक्ट करें जो कि आपके लिए क्या हो सेफ हों, आपको हार्म ना पहुंचाएं। उन बैक्टीरिया का क्या करते हैं हम सिलेक्शंस करते हैं, तब जा कर के उसको फिर फर्दर लार्ज स्केल से प्रोडक्शंस कराते हैं। तो बायोसेफ्टी का मतलब होता है कि कौन-कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं जब आप बैक्टीरिया को डील कर रहे होते हैं ताकि आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर ना पड़े, वो हमारे लिए नॉर्मल कंडीशंस वाले हों, तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम ग्रास के नाम से जानते हैं। दैट इज जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ, मतलब हमारे लिए वो क्या हैं सेफ माने जाते हैं, उससे कोई हमको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। द मेन एरिया फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट्स स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कंडीशंस में कौन-कौन से वो एरिया हैं, कौन-कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर आपको बायोसेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसको ध्यान देना पड़ता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपके जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको यूज़ करने के लिए बड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है। कोशिश की जाती है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा रहे हैं उनका जो यूज़ हो वो आपके जो बायोएथिक्स लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही किया जाए। इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर गलती से भी ये नेचर में स्प्रेड आउट हो गए तो इनका जो जीन होगा अगर नॉर्मल सब जगह में क्या होगा अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को एग्रीकल्चर्स में यूज़ करने से पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके जो एथिक्स एंड लॉ होते हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में देना पड़ता है। टॉक्सिसिटी एंड एलर्जिक एसोसिएशन विद द यूज ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट बायोमोलिक्यूल्स, तो जो आपने माइक्रोब्स से प्रोडक्ट को क्या किया है आइसोलेट किया हुआ है, तो उन आइसोलेट प्रोडक्ट का पहले आपको ये चेकआउट करना होता है कि कहीं ये टॉक्सिसिटी तो कॉज नहीं करता, एलर्जी कॉज तो नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो भी सपोज आपने किसी माइक्रोब्स को यूज़ करके किसी प्रोटीन्स का आपने बनाया राइट, और वो प्रोटीन्स अगर आप खा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक या एलर्जी कॉज कर सकता है। तो उसको यूज़ करने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है और उस क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा जाता है कि हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले थे उनको यूज़ करने के टाइम पे भी हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर मान लीजिए गलती से वो जीन बाकी सारे बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा हार्मफुल हो जाएगा। तो फिर वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किल ही नहीं हो पाएगा, तो हमारी जो पूरी ड्रग इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा क्या होगा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली इनको ध्यान दिया जाता है कि भई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका स्प्रेडिंग नेचर में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके साथ में ना हो पाए। डिस्पोजल ऑफ स्पेंट माइक्रोबियल बायोमास, जो आपने कल्चर करा करके बैक्टीरिया का पूरा पॉपुलेशंस बनाया था, बायोमास आपने बनाया था, उसको आपको जब डिस्पोज आउट करना होता है तो उसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप डिस्पोजल से पहले ऑटोक्लेव करते हैं। ऐसे यूं ही ऐसे ले जा करके आप नेचर में फैला नहीं देंगे, क्योंकि वो नेचर में ऐसे जाएगा एनवायरनमेंट में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपको पहले उसको ऑटोक्लेव करना होता है, सबको किल करना पड़ता है, तब जा करके आप उसे डिस्पोज कर पाते हैं। सो कंटामिनेशंस, इन्फेक्शंस और म्यूटेशंस ऑफ अ प्रोसेस स्ट्रेन राइट, तो उनसे उन बैक्टीरिया से जिन बैक्टीरिया का आपने ग्रो करा करके कोई सुटेबल प्रोडक्ट लिया हुआ था उन बैक्टीरिया का कंटामिनेशन से बचाने का काम किया जाता है। उनको इन्फेक्शन ना हो, उनसे इन्फेक्शन ना हो या
म्यूटेशंस की प्रोसेस ना हो, उन स्ट्रेन्स में इन चीज़ों का क्या करते हैं, ध्यान हम देते रहते हैं। तो इन सब पॉइंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब कभी भी आप क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को और माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जीएमपी मीन्स गुड माइक्रोबियल प्रैक्टिसेस। कौन कौन से प्रैक्टिस ऐसी है जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में फॉलो किया जाना चाहिए और उस प्रैक्टिस को कर करके आप अपने आप को कम से कम एक्सपोज कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम सावधानी बरत सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, पहला पर्सन मस्ट बी वॉश देयर हैंड्स विद किसी भी ऐसे सैनिटाइजर से या फिर आप स्पिरिट से आपको क्या करना होता है, हैंड को वॉश करना होता है। जब कभी भी आप माइक्रोब्स को ट्रीट करने जा रहे हैं तो उसको ट्रीट करने से पहले अपने हैंड को वॉश करते हैं और आपने काम किया, काम करने के बाद भी आप क्या करते हैं, अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लेते हैं किसी भी आपके एंटी माइक्रोबियल केमिकल से, लाइक एज स्पिरिट से या फिर आपके उससे राइट इथेनॉल से। तो इस तरीके से आपको पहले अच्छे से वॉश करना होता है। देन इसके बाद क्या है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ईटीसी आर नॉट परमिटेड इन द वर्किंग एरिया। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में कभी भी जहाँ पे आपका काम हो रहा है वहाँ पे खाना पीना, स्मोकिंग ये सब अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपके इस माध्यम से मीडियम से होकर के आपकी बॉडी में जा सकते हैं और आपको कॉज कर सकते हैं। इसके बाद माउथ पिपेटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप किसी भी कल्चर को डील अगर आप कर रहे हैं तो आप जब भी पिपेट यूज़ करें तो आप पिपेटिंग करते हैं, माउथ पिपेटिंग आपको नहीं करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी शक कर लिया कोई चीज़ तो आपकी बॉडी में चला जाएगा वो बैक्टीरिया और नुकसान कर सकता है। और मिनिमाइज स्पेशलिस्ट जनरेशन ऑफ एरोसॉल्स। कोशिश आप करते हैं कि जब आप मटेरिया को काम कर रहे हो, चाहे वो लेमिनार एयर फ्लो पे काम कर रहे हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कम से कम बात करें, ताकि आपके बात करने के टाइम पे जो एरोसॉल जनरेट होता है उससे भी माइक्रोब्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो ये सब कुछ गुड प्रैक्टिसेस आती हैं माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में, जिनको करके आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब के स्टैंडर्ड को, डेकोरम को मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट लेबोरेटरी कोट्स एप्रॉन शुड बी वर्न व्हाइल वर्किंग। जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप एक कोट या एप्रॉन पहन के आइए, ताकि वहाँ पे जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनके केमिकल्स के फैल जाने से आपके कपड़े खराब ना हो, आपका वो एप्रॉन सिर्फ खराब हो और आप सेफ्टी से बचे रहें। ग्लव्स, मास्क एंड एप्रॉन, ये 3 चीज़ आपको माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में पहन करके रहना होता है। ऑल कटर्स, स्टॉक्स एंड अदर वेस्टेज आर डिकंटामिनेटेड एंड ऑटोक्लेव बिफोर। आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए पर्पज़ के लिए आपने यूज किया हुआ था, वो सारे के सारे ग्लासवेयर्स या मटेरियल्स पहले ऑटोक्लेव होना चाहिए, तब जाकर के उसको आप क्या करेंगे, बाहर में वो करेंगे, मतलब उसको फेंकेंगे। आप ऐसे तुरंत यूज़ करके उसको नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, वो जा करके नुकसान कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन-कौन से गुड प्रैक्टिसेस होते हैं किसी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, जिससे आप करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। साथ-साथ आपने ये भी देखा कि बायोसेफ्टी के कौन-कौन से अप्रोच हैं, मीन्स कहाँ-कहाँ पे आपको बायोसेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद आते हैं जेनोमिक्स पे। मेटाजेनोमिक्स आपको बताता है कि नॉर्मली नॉर्मल कंडीशंस पे अब तक क्या होता था कि जो भी आपका सोर्स ऑफ बैक्टीरिया होता है, चाहे सॉइल, चाहे वाटर, चाहे एयर, वहाँ से आप सैंपल को लाते हैं और डीएनए मतलब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ़ वो बैक्टीरिया आपको मिल पाते हैं जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कल्चरेबल होते हैं। नॉन कल्चरेबल बैक्टीरिया को आप इस टेक्निक से यूज़ नहीं कर पाते। मेटाजेनोमिक क्या होता है, एक बड़ा टर्म होता है जो कि किसी स्पॉट से पे पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट काइंड्स के पॉपुलेशंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, उन सब की क्या की जाती है, एनालिसिस की जाती है। दैट इज़ वाई इसको हम मेटाजेनोमिक के नाम से जानते हैं। नॉन कल्चरेबल एज वेल एज कल्चरेबल मीन्स दोनों कैटेगरी के जो माइक्रोब्स होंगे उनका क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए। ऐसे टेक्निक को हम मेटाजेनोमिक्स के नाम से जानते हैं। द मेटाजेनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटायर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आइसोलेटेड एंड एनालाइज्ड फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनिजम्स, टिपिकली माइक्रोब्स इन बल्क सैंपल। किसी एक सैंपल से जितने भी माइक्रोब्स लिए गए उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस और उनको सीक्वेंसिंग पूरा करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की जो टेक्निक है उसको आप मेटाजेनोमिक के नाम से जानते हैं। सो मेटाजेनोमिक इज ऑफन यूज टू स्टडी अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक काइंड के कम्युनिटी वाले माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए हम मेटाजेनोमिक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक एज ह्यूमन स्किन इन द सॉयल
और इन सैंपल वाटर जहाँ कहीं पे भी पाया जाता हो, मतलब सॉइल सैंपल को करना होगा तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वाटर सैंपल के बैक्टीरिया को यूज़ करना होगा तो उसको एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी बॉडी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इनकी एनालिसिस करने के लिए आप मेटाजेनोमिक्स लगा सकते हैं। तो मेटाजेनोमिक्स का अप्रोच क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि आप मान लीजिए यहाँ पे सॉइल सैंपल आपने लिया, सॉइल सैंपल में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया, उनके डीएनए को पहले आपने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और उनके डीएनए को पहले फिर आपने क्या किया, रसायन से ट्रीट कराया। इनका छोटा-छोटा जो फ्रेगमेंट बना, उनको छोटे-छोटे फ्रेगमेंट को अपने प्लाज्मिड वेक्टर में क्या किया, इंसर्ट करा लिया, और प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कराने के बाद आपने उसको क्या किया, क्लोन करा लिया, और क्लोन कराने के बाद उनके पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ किया, और फिर जाकर के आपने उसको क्या कराया, ग्रो करा लिया, और ग्रो कराने के बाद इनकी सीक्वेंसिंग की, और आपने यहाँ पाया कि हाँ, इतने डिफरेंट काइंड के डाइवर्स काइंड ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इस मेटाजेनोमिक के अप्रोच को यूज़ करके आप कल्चरेबल एज वेल एज नॉन कल्चरेबल दोनों काइंड के बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर पाते हैं, और उनके एनालिसिस के बारे में परफॉर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एक स्पेसिफिक किसी सैंपल में कितनी काइंड की डाइवर्सिटी जो है आपकी वो पाई जा रही है, राइट। तो इस चीज़ को पता करने के लिए मेटाजेनोमिक्स टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो इस तरीके से आपका जो पूरा माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी थी वो किया हुई आपकी फिनिश हुई, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कि क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जो चीज़ पढ़ना था, जो चीज़ समझना था, वो आपने जान लिया कि क्या इसका मीन होता है और किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, किस तरीके से इसका यूज है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्या किया, जाना और देखा कि हाँ आपका क्या कैसे होता है। सो होपफुली कि आपको माइक्रोबियल कल्चर टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में।